ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने इंटीग्रेशन में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाना आपको शुरू किया था। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो था उसमें मैंने बताया कि भाई लिमिट्स लगा दी जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देते हैं और बहुत ही आसान है। इसमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, कांस्टेंट सी, वो खत्म हो जाता है। हमने देखा कि अपर लिमिट की वैल्यू रखी, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट जब किया अपर लिमिट की वैल्यू से लोअर लिमिट की वैल्यू को, तो सी से सी कैंसिल आउट हो रहा था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पॉइंट हमने सीखा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट सी है उसका कोई यूज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाते थे, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे। सारे फॉर्मूले देखे हमने, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई पे एक्स, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाना शुरू की, दो तीन प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, जो फंक्शन है उसी का केवल इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन अगर ऐड कर रखे हो या सब्ट्रैक्ट कर रखे हो तो आप उनको अलग अलग कर लीजिए और ऐड कीजिए और उनको इंटीग्रेट करके फिर वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी हमने देखी। इसके बाद में फिर मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू किया। बहुत ही मजेदार डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ही जबरदस्त चीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे लेते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के तौर पे, और क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना था? होमवर्क क्वेश्चन बताओगे कोई? सर इंटीग्रेशन sin x, किसका? sin x dx, sin x dx, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 60 डिग्री, 60 से 60 से 90, 90 एक्स की वैल्यू 90 तक हमें इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हुए हमें फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। माइनस, कॉस एक्स होता है माइनस का या प्लस का? माइनस का। बिल्कुल सही, माइनस का cos x होता है साइन x का इंटीग्रेशन। तो पहले तो आप क्या करोगे, जो हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस में cos x, और यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। x इज इक्वल टू 60 डिग्री लोअर लिमिट है और x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपर लिमिट है। मैं थोड़ा सा माइनस को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि माइनस से हमें थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो माइनस को बाहर ले लिया। पहले तो रखा 90 वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी cos 90, माइनस फिर रखा 60 वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी cos 60। ठीक है, पहले रखा cos 90 वाली वैल्यू, फिर रखा cos 60 वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में cos 90 तो होता है 0 और माइनस में cos 60 होता है 1/2। तो यहां से ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस में हाफ, और माइनस क्या होता है, प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में हाफ आ जाएगी, ये आंसर है। क्लियर है ये चीज? और देखो लेते हैं, और मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो प्रैक्टिस के तौर पे आप कीजिए। क्वेश्चन है कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेशन करना है। मैं cos 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। x की वैल्यू कोई 15 डिग्री से, 15 डिग्री से x की वैल्यू को 30 डिग्री तक मैं चेंज कर रहा हूं। तो 15 से 30 डिग्री तक हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x dx का। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, फटाफट बताइए। बताइए। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन में फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है x है, उसका जो मल्टीप्लायर है, तो उस मल्टीप्लायर का क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं।
जब फाइनल इंटीग्रेशन आएगा तो उसमें हम डिवाइड करेंगे एक्स के इस मल्टीप्लायर का। ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत, गड़बड़ हो जाएगी वरना आंसर गलत आ जाएगा। आया आंसर? सर ऑप्शन दो, ऑप्शन। ऑप्शन? ऑप्शन क्या? चलो ऑप्शन हाँ है आपका, ए ऑप्शन है √3 - 1/2। ऑप्शन बी है √3 + 1/2। ठीक है। और ऑप्शन सी है √3 - 1/4। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए। कौन सा हो गया? ओके, आदित्य, इजेराज, सुनील, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो द करेक्ट आंसर, बाकी बच्चे भी बताइए, बाकी भी इन्वॉल्वमेंट शो कीजिए, बाकी भी आंसर बताइए क्या आएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। कैसे करेंगे? देखो cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे sin 2x /2। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है कि जो वेरिएबल है उसका अगर मल्टीप्लायर है तो उसका यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद में। तो मैं उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करता हूँ। तो sin 2x/2 आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट रखनी है हमें 15 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होगा। मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 30 डिग्री को अंदर लेके गए तो ये आ जाएगा sin 2 of 30 डिग्री। sin 2 of 30 डिग्री को मैं सीधा ही लिख देता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि आई होप इतने आप इंटेलिजेंट हो कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन को समझ सकते हो। तो ये हो गया sin 60 डिग्री, माइनस में sin 15 डिग्री को अंदर लेके गए तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा हाफ इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू √3 माइनस में 1/2 आ जाएगा। और फाइनल आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4। तो ये आंसर आ जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब मैं अपन थोड़ा सा कुछ नया यहाँ पे सीखते हैं कि भाई ये जो इंटीग्रेशन होता है, इस इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग तो हमने देखा। मैंने आपको इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग बताया कि एडिशन है, छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके पूरा बड़ा कोई क्वांटिटी को निकालना इंटीग्रेशन का पार्ट होता है ना। इंटीग्रेशन क्या है? एडिंग स्मॉल पीसेस टू गेट द बिगर थिंग, है ना। इंटीग्रेशन जो था, इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले मैंने फिजिकल मीनिंग आपको बताया। फिजिकल मीनिंग तो यहाँ पे क्या था? फिजिकल मीनिंग कि मतलब इंटीग्रेशन है क्या, तो फिजिकल मीनिंग मैंने बताया यहाँ पे। फिजिकल मीनिंग होता है एडिशन। अब अपन लेते हैं इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या लेते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि भाई ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन को कैसे समझे? ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? समाकलन का। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिकल मीनिंग तो क्या है इंटीग्रेशन का? एडिशन है, ये तो हमने सीख लिया, छोटे छोटे पीसेस को ऐड करना। जैसे हमने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तो डिफरेंशिएशन डेफिनेट और इनडेफिनेट नहीं होता है क्या? नहीं, डिफरेंशिएशन में वो दिक्कत नहीं थी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की दिक्कत केवल इंटीग्रेशन में ही आ रही थी। तो इस वजह से एक इंटीग्रेशन तो हो गया था डेफिनेट और एक हो गया था इनडेफिनेट। डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ कांस्टेंट का तो तकलीफ आ ही नहीं रहा था, वहां पे तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल रहा था। तो इंटीग्रेशन तो अपने आप डेफिनेट ही, वहां पे इनडेफिनेट का सवाल ही नहीं उठता। इनडेफिनेट डेफिनेट क्या है?
एक तो कोई चीज फिक्स है और कोई चीज अभी तक फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जब अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखते हैं कि कांस्टेंट सी आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि अपन को नहीं पता कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था वो, उसमें कोई कांस्टेंट था या नहीं था। इस वजह से अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है आदित्य? ओके, चलो अब अपन लेते हैं इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग लेने से पहले हमने डिफरेंशिएशन का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था और डिफरेंशिएशन का भी फिजिकल मीनिंग समझा था। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, है ना? यानी कि जो चेंज हो रहा है, बदलाव जो हो रहा है, उसकी बदलने की दर, ये होता है डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था स्लोप ऑन ए कर्व। एक किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो स्लोप होता है, उस स्लोप का जो वैल्यू होता है, जैसे स्लोप हमने कोई टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का जो स्लोप था, टेंजेंट जो था एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, तो उस थीटा का जो टेन था वो हमारा क्या था वहां पे, डिफरेंशिएशन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। अब हम इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। देखो, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए मान लो कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। y इज इक्वल टू क्या है? कोई एफ एक्स फंक्शन है। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में मैं यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूँ। देखो, ग्राफ से ही हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आएगा। तो एक ग्राफ लिया, मान लो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का ये कोई ग्राफ है, किसके किसी बीच में? ये एक्सिस तो है y एक्सिस और ये एक्सिस है हमारी x एक्सिस। x और y के बीच में एक ग्राफ लिया। अब देखो, ग्राफ कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ से इस तरह से चेंज हो रहा है, ऐसे इस तरह से। ये पॉइंट है कोई x बराबर a वाला पॉइंट। यहां से मान लो कोई ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, और यहां तक ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू b। ये पॉइंट कोई मान लीजिए x इज इक्वल टू b है। तो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक जा रहे हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ मैं डिफरेंट तरह का बना लेता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ। ये मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ये y और x के बीच का एक कोई कर्व है, कर्व का ग्राफ है। ये बीच में कोई एक पॉइंट हो गया, छोटा सा पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू, ये कोई जनरल पॉइंट है, मान लो x। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट x ले रहा हूं। इससे थोड़ा सा dx आगे, यहां से थोड़ा सा आगे dx आगे, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं x प्लस dx। देखो, ये पॉइंट तो ले लिया मैंने x वाला पॉइंट, और यहां से थोड़ा सा आगे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ये है x प्लस में dx वाला पॉइंट है। यानी कि ये जो विड्थ है, ये यहां से यहां तक का जो विड्थ है, ये वाला विड्थ, ये विड्थ कितना हो जाएगा अपना? dx विड्थ हो जाएगा। इसे अपन कितना विड्थ बोल देंगे? क्योंकि देखो, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है x प्लस dx, तो इस विड्थ को अपन बोल सकते हैं, ये विड्थ कितनी है? dx विड्थ है, इतनी विड्थ। आई बात समझ में? अब इतनी विड्थ dx है। अब मैं इस एरिया पे, देखो ध्यान से आप गौर करना, ये जो आपका स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप, ये वाला छोटा सा जो स्ट्रिप बन रहा है यहाँ पे, इस स्ट्रिप का विड्थ तो कितना हो गया? dx हो गया। अब इस स्ट्रिप का अगर मैं हाइट देखूं, यहाँ पे देखो, इस स्ट्रिप का हाइट देखें, तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हाइट देखें, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला यहाँ पे जो y एक्सिस पे अलोंग होगा, क्योंकि ये पॉइंट x है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला ही पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला देखो छोटा सा पॉइंट, ये थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, जो यहाँ पे पॉइंट है x प्लस डी एक्स, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये तो देखो पॉइंट हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डी एक्स, है ना? देखो, हमने कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया है, ठीक है? तो उस एफ एक्स फंक्शन में अगर x इनपुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला पॉइंट ये आ जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स आ जाएगा। अगर मैं एक एवरेज वैल्यू लूं तो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डी एक्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा ना। अगर मैं dx, क्योंकि देखो यहाँ पे इनफाइनाइटली स्मॉल है, dx क्या होता है? बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है।
तो यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डी एक्स में बहुत ही माइल्यूट सा फर्क होगा, बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे डिफरेंस होगा। देखो आप ये देख सकते हो बहुत ज्यादा छोटा चेंज है। तो मैं इस पूरी हाइट को एक्चुअल में कितना ले सकता हूँ, एफ एक्स के इक्वल ले सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये किसके बराबर होगी, एफ एक्स के इक्वल हुई या नहीं हुई, बताओ। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट का ये जो विड्थ है ये तो देखो dx हो गई, और इस स्ट्रिप की जो हाइट है ये इस कोऑर्डिनेट के बराबर ही तो होगी, जो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उसी के बराबर ही तो ये विड्थ होगी। तो ये हो गया एफ एक्स के बराबर और ये हो गया dx के बराबर। अब ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, इस छोटी सी स्ट्रिप का मैं एरिया देखूं, मान लो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया है वो कोई है डीए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, है ना, छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल, छोटी सी पट्टी का अगर हम एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, तो मान लो इससे अपन बोल देते हैं डीए, तो ये एरिया क्या आ जाएगा। देखो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये ऑलमोस्ट क्या एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो है एफ एक्स और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे डी एक्स है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स से क्या आ जाएगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। यहां तक बात आई क्या समझ में, अगर नहीं आई है तो पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया एक्स, और थोड़ा सा आगे छोटा सा dx आगे बढ़ के मैंने कोई x प्लस डी एक्स पॉइंट लिया। ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे देगा fx वाला पॉइंट, ये पॉइंट देगा y कोऑर्डिनेट पे कोई fx प्लस dx वाला पॉइंट। इस स्ट्रिप का जो विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा सा dx, और इस स्ट्रिप का जो लेंथ है वो कोई मैं एवरेज वैल्यू लेता हूँ एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डी एक्स की, तो इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो लगभग आ जाएगी एफ एक्स के ऊपर। अब ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इसका मैं एरिया मान लेता हूँ कोई डी ए, उस एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगी। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को, एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। ये बात इतनी जबरदस्त है कि आप बोल उठोगे कि वाह सर क्या बात है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो एक छोटी सी स्ट्रिप है उसका एरिया कितना आया, उसका एरिया आया यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो आप पहले से जानते हो कि एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ एफ एक्स थी, विड्थ डी एक्स थी। अब मैं यहां से यहां तक ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप है, मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाने लगता हूँ। देखो ये स्ट्रिप थी तो मैंने एक स्ट्रिप ये भी ले ली आगे वाली, एक छोटी स्ट्रिप और ले ली, ठीक है, ये छोटी स्ट्रिप और ले ली। अब इस तरह से ये छोटी स्ट्रिप आगे वाली और ले ली। तो मैं क्या करता हूं, ये जो x इज इक्वल टू ए है और x इज इक्वल टू बी है, यहां तक बहुत सारी हमारे पास स्ट्रिप्स होएगी। यहां से यहां तक ये स्ट्रिप आ गई, फिर ये स्ट्रिप आ गई, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप आएगी x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक। यहाँ पे इधर भी स्ट्रिप रहेगी, छोटी छोटी स्ट्रिप इधर भी आएगी, है ना, और छोटी छोटी स्ट्रिप यहाँ पे भी आएगी ऐसे। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक ये जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रिप के जो एरियाज है उन सभी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने फिजिकल मीनिंग पढ़ा था एरिया के लिए, क्या होता है, छोटी छोटी छोटे छोटे जो पीसेज है उनको ऐड कर दो तो हमें बड़ा जो है वो क्वांटिटी मिल जाता है। तो ये इस स्ट्रिप का एरिया डीए है, ये डीए है, ये डीए 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 सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखो बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन dx क्या, dA क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहां से ध्यान से समझना, जो इंटीग्रेशन dA है मैं इसको लिख सकता हूं a,
यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन डी ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम जब छोटे 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 डी ए डी ए डी ए डी ए डी ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इस ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला, इस कर्व का x इक्वल टू ए से b तक का टोटल एरिया मिल जाएगा। ये हमें क्या देगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू, ये क्या देगा इसका, देखो फिजिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस इज डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए छोटा छोटा जोड़ा, तो ये कंप्लीट एरिया मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हो जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया under the curve, under the curve y is equal to fx between the points x is equal to a to x is equal to b। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन का। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का, एरिया अंडर द कर्व y बराबर एफ एक्स बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। जो x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है उसका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है वक्र के x बराबर a से x बराबर b तक वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र कौन सा हो गया, वक्र y बराबर एफ एक्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र y बराबर एफ एक्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में एक बात ध्यान में रखनी है, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व। किसी कर्व के नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन से मिलता है। अब देखो क्षेत्रफल है, एरिया है, अब मैं आपको इससे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग रियल में कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले अपन, हाँ बोलो। तो सर मैं बोल रहा था वो पीछे वाला ये फॉर्मूला समझाना। ये देखो फॉर्मूला में एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल में तुम्हें समझ में आएगा ये फॉर्मूला। देखो क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ये मान लो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू, या तो 2x ले लेता हूँ इसको, y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2x का अगर अपन ग्राफ खींचे, y इज इक्वल टू, देखो 2x का मैं ग्राफ खींच रहा हूं यहां से यहां तक का, देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब मैंने ग्राफ वाले सेगमेंट में बताया था कि ये जो ग्राफ होते हैं जिसमें y बराबर mx वाला ग्राफ होता है, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका, y इज इक्वल टू 2x का। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 2x का x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के बीच का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो ये एक सवाल है कि 2x जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक का। अब देखो इस इंटीग्रेशन में एक तो फर्स्ट मेथड, देखो ये हो गया फर्स्ट मेथड, तो हो गया जैसे कि हमें पता है इंटीग्रेशन करना आता है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ।
तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसका वैल्यू निकाला तो इसका देखो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² by 2, और लिमिट जब रखेंगे ये रखेंगे 0 से 2, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x², जब कैंसिल कर देंगे 0 से 2 रखा तो ये आ जाएगा 4 - 0, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये फर्स्ट मेथड तो था इंटीग्रेशन वाला मेथड। इस मेथड से मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, सिंपल इंटीग्रेशन है, x का इंटीग्रेशन x² by 2 हुआ, तो यहाँ पे 4 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड मेथड देखो, ध्यान से समझना। सेकंड मेथड जो है ये मैं एरिया अंडर द कर्व वाले मेथड से समझा रहा हूँ। यानी कि देखो ये पॉइंट जो है इसका ग्राफ में खींचता हूँ, ग्राफ से मैं एरिया निकालता हूँ, और एरिया देखो अंडर द कर्व सेम आएगा। जैसे ये पॉइंट हो गया x = 0 वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 0,0, और x = कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x = 2 वाला पॉइंट, यहां तक ये हो जाएगा x = 2 वाला पॉइंट। x = 2 पे y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हाइट हो जाएगी। ये कितनी हाइट है, यहाँ पे 4 वाली हाइट है ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाता है, x = 2 पे ये 4 वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 2 है, तो 2 पे ये हाइट 4 हो गई। और मैं अगर इसका ये विड्थ, ये लेंथ की बात करूं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 2 वाला है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो मैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है, ये मान लो है OAB। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, आधार इंटू ऊंचाई होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो बेस कितना है, अगर मैं एरिया निकालूं तो ये बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बेस है हमारा 2, देखो OA हो गया हमारा बेस, तो OA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, और हाइट हमारी कितनी है, यहाँ पे AB है, और AB की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे इस एरिया जो आया इस ट्राइंगल का वो भी कितना आया है हमारा 4 ही आया है। तो आप यहाँ से चेक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट मेथड है जिसमें अपन इंटीग्रेशन करके हमारा फाइनल एरिया निकाला, ये वैल्यू आ रही है कोई 4, और जो सेकंड मेथड है जिसमें हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या है, सेम सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये एकदम बिल्कुल थ्योरम सही है इंटीग्रेशन के लिए। अब आप याद करो, आपने आज तक जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, लेकिन आपको कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं बताया गया। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन आज तक हमने नहीं देखा, बस एक डिफाइन कर दिया गया था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया। तो एक्चुअल में दुनिया के जितने भी एरिया के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे कहां से आए हैं, सारे के सारे इंटीग्रेशन से ही आते हैं। इस दुनिया में जितने भी फॉर्मूले हैं एरिया के, वो सारे कहाँ से आए हैं, इंटीग्रेशन के मेथड से ही आते हैं, क्योंकि एरिया का जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन की जब डिस्कवरी हुई थी, इंटीग्रेशन की डिस्कवरी के बाद में ही इस दुनिया में एरिया का कंसेप्ट आया। हालांकि एरिया के बारे में अपन बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ने लगते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के बारे में अपन 11th क्लास में जब आते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि एरिया बाद में आया, इंटीग्रेशन पहले आया। इस दुनिया में जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेशन के मेथड से ही निकाले जाते हैं। तो ऑल द एरिया फॉर्मूला, एरियाज फॉर्मूलाज ऑफ एरिया आर कंप्यूटेड बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात ध्यान में रखें, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एरियाज एरिया आर कैलकुलेटेड by the
इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, तो दुनिया में जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे किससे निकाले गए हैं? इंटीग्रेशन मेथड से ही निकाले गए हैं। यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का एरिया एक तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला, और इसी में ही हमने y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन किया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक, तो भी दोनों में सेम आंसर आया। अब हमें एरिया जो है, एरिया के सारे फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का वहां पे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का जब यूज करते हैं तो फटाफट हमें आंसर मिलने लगता है। अच्छा, एक मैं आपको एरिया बताता हूँ डिस्क का। जैसे एक डिस्क जो होती है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे एक ये कोई डिस्क है, मान लो ये कोई डिस्क लेते हैं, इस डिस्क की रेडियस अगर मान लो आर है, ये डिस्क है कोई, और इस डिस्क का रेडियस है कोई आर, तो इस केस में हम जानते हैं कि इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर कोई डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, तो इस डिस्क का एरिया जो होता है, डिस्क एरिया, ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो इस डिस्क का एरिया निकालने के लिए किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ये समझना। जैसे इस डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अपन को आज तक नहीं पता ये पाई आर स्क्वायर आखिर आया कैसे। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपको इस डिस्क का एरिया इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल के सिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इस डिस्क को छोटी छोटी स्ट्रिप में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप में इसको तोड़ लेते हैं। जैसे एक स्ट्रिप यहाँ पे हो गई, एक स्ट्रिप यहाँ पे हो गई, ऐसे ये छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलके बनी हुई, अपन ऐसा मान लेते हैं ये डिस्क जो है ये छोटी 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 स्ट्रिप से मिलके बनी हुई है। मान लो एक छोटी सी स्ट्रिप लिया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप लिया, यहां से एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप लिया जिसकी जो थिकनेस है वो है डी आर। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहे हैं। मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। जैसे मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, ये एक छोटी सी स्ट्रिप है जो जिसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर लिया हमने, और इसकी विड्थ ले ली हमने कोई डी आर। अब इस स्ट्रिप को तोड़ के मैं इस स्ट्रिप को तोड़ देता हूँ। इसको तोड़ के मैं क्या करता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ। इस स्ट्रिप को तोड़ के मैं खोलता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिप कुछ ऐसी हो जाएगी। ये स्ट्रिप ऐसी हो जाएगी, तो उसको तोड़ के अगर हम पूरा फैला दें, तो ये छोटी सी जो स्ट्रिप है जो यहाँ पे आई थी हमारी, ये छोटी सी स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप, मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ। इस स्ट्रिप को हमने क्या किया, यहाँ से ब्रेक कर लिया और ब्रेक करके इसको फैला दिया। तो आप देखोगे कि इस स्ट्रिप की जो विड्थ है, यहां से यहां तक की जो विड्थ, ये है यहाँ पे डी आर। ये जो विड्थ है ये हो जाती है डी आर। और इस स्ट्रिप की अगर मैं लेंथ देखूं यहां से यहां तक, तो ये स्ट्रिप जो थी ये क्या है, एक रिंग का पार्ट है। उस इस रिंग की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है। तो ये जो सर्कमफेरेंस के इक्वली यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसका अगर मैं छोटा सा एरिया देखूं, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया है डी ए, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया। अब देखो ये पूरा जो डिस्क है ऐसी छोटी 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 स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी ये छोटी 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 स्ट्रिप्स होती है, इन सभी छोटी छोटी रिंग का एरिया ऐड कर देते हैं। तो एडिंग एरिया ऑफ स्मॉल रिंग्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से, या फिर r इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक होगी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक की जो छोटी छोटी रिंग्स हैं, इन सभी रिंग्स का अपन एरिया क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किसी एक छोटी सी रिंग का एरिया कितना है, 2 पाई r डी आर है।
तो टोटल एरिया जो होगा डीए, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 पाई आर डी आर, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक हम करेंगे। तो ये तो दे देगा टोटल एरिया डिस्क का, क्योंकि छोटी छोटी रिंग का एरिया अपन ऐड करके टोटल डिस्क का एरिया निकाल रहे हैं। और इसे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आर डी आर, और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल आर। तो ये 2 पाई बाहर रहा हमारा, आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई 2। जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल आर। यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 0 0 को मैं हटा देता हूँ, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से आता है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो रिंग्स है उन सभी रिंग्स को ऐड करके टोटल डिस्क का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो छोटी सी जो रिंग बनी उसका एरिया, उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर थी तो 2 पाई आर हो गई, और उसकी विड्थ डी आर थी तो उसका छोटा सा एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर हो गया। और अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो छोटी छोटी रिंग्स हैं उन सभी रिंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारी रिंग्स होगी ना ऐसी, ये छोटी रिंग, फिर एक ऐसी बड़ी रिंग, या फिर मैं ऐसी छोटी रिंग अंदर ले लेता हूँ, है ना, ऐसी बहुत सारी रिंग्स होगी छोटी 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 रिंग। ये छोटी छोटी रिंग्स का सभी का जब एरिया अपन ऐड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इस टोटल डिस्क का एरिया। तो यहाँ पे इस टोटल डिस्क का एरिया मिल जाएगा कब, जब हम छोटी छोटी सभी रिंग्स जितनी भी हैं यहाँ पे उन सबको ऐड करते चलेंगे, तो उससे हमें फाइनल डिस्क का एरिया मिल जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे की, एक छोटी सी रिंग का एरिया 2 पाई आर डी आर, और इस रिंग के छोटे से एरिया को अपन ने क्या किया, छोटे छोटे रिंग के सभी एरिया को ऐड कर दिया आर से, 0 से कैपिटल आर तक। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमें एरिया मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई। और अभी तक आपने केवल ये फॉर्मूला याद किया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन आज आप देख रहे हो कि पाई आर स्क्वायर एक्चुअल में आया कहां से। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और एक बार वापस आप इन नोट्स को दोबारा रिवाइज करना, और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी